देखिएगा सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक टर्म को थोड़ा जल्दी निकाल ले जाते। अगर हम बात करें तो अगर किसी भी हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को पास कर रहे हैं तो हमारे लिए दो प्रकार का है, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर। जाहिर सी बात है, नॉन कंडक्टर वो होता है जिनसे करंट पास नहीं होता, सीधा सीधा मामला। जिनसे करंट अगर हम पास कराएंगे तो वो पास नहीं होगा, उन सबको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जिनसे करंट पास होगा। बनाइए सर, एक चार्ट बना देंगे, इसी में खत्म कर देंगे और फिर मेन आ जाएंगे चैप्टर पे। ऐसे सब्सटेंस जो करंट जिनसे पास नहीं होता उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टर। और जिनसे करंट पास होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर में ज्यादातर आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे कंपाउंड आएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स आएंगे। जब मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करता हूं तो मैं बात करूंगा H2 की, Cl2 की, Br2 की, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या रहे? 0। बस एक आदमी को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, अगर कभी आ जाए। आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट नॉन कंडक्टर नहीं होता कि क्या उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है सर, और लेयर में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता। क्लियर है मामला? इसलिए ग्रेफाइट हटा दे। अब कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर यानी कंडक्टेंस शो करने के लिए इंपॉर्टेंट बात समझना, मेटल तो तुम्हारी समझ में आ ही रहा होगा। अब एक बात समझिएगा, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं जिनसे करंट पास होता है तो कंडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर हो रहा है, और एक फ्री आयंस होने चाहिए। क्या क्या सर? अगर कंडक्टेंस शो करना है तो हम किसे कंडक्टर बोलेंगे? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है तो ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं मेटालिक कंडक्टेंस। ऐसे कंडक्शन को क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टेंस। मतलब कोई वायर है मेटल की और उससे हमने करंट का फ्लो कराया तो हो जाएगा। फ्री आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होता है ये हमारे काम का है, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस दो प्रकार का है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से और फ्री आयंस की वजह। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले कंडक्टेंस को बेटा क्या बोलते हैं? मेटालिक कंडक्टेंस बोल दो, या कुछ लोग सुन लो, मेटल में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है तो क्या मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कह सकता हूं? क्यों भैया? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक बात है ना, जो कि मेटल में होगा। और अगर फ्री आयंस मौजूद है तो फ्री आयंस अगर प्रेजेंट है तो मैं उस प्रकार के कंडक्टेंस को क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। और ऐसे सोल्यूशन को बोलूंगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ऐसी चीजों को बोलूंगा इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। क्या बात समझ में आ रही है? अब बार बार एक टर्म आएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या टर्म आएगा? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके पास फ्री आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके पास फ्री आयंस होते हैं।
तो नीचे लिखिएगा, इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, एक दो लाइनें लिखवा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस it is performed due to presence of free electron, या presence मत लिखो, it is performed due to flow of free electron, no chemical change, क्यों? इधर देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वायर है, वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, करंट पास करते रहो, वायर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होता, लॉन्ग लाइफ होती है। देखिए लॉन्ग लाइफ, तार डाले हो 10 दिन में नहीं खत्म हो जाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे मेल्ट हो जाएगा। देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करता है। एक लॉ है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के लिए नहीं है। तो अगला पॉइंट लिखिए, इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, बेटा कई बार आ जाता है थ्योरी, तो वहां तुम्हें परेशान नहीं होना है। इन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस फैराडेज लॉ नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। देखा सर? अगला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। नीचे लिखो एग्जाम्पल, एसिड कॉमा बेस कॉमा एक्वस सोल्यूशन, वो ऐसे लिखो, एसिड कॉमा बेस कॉमा सॉल्ट एक्वस सोल्यूशन। तीनों का सोल्यूशन एक्वस होना चाहिए। एसिड कॉमा बेस कॉमा सॉल्ट इन एक्वस सोल्यूशन। इधर सुनो, केमिकल चेंज होगा? होगा। NaCl है, Na से Na प्लस बना, Na प्लस ने Na ने एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Na बना लिया। Cl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Cl2 बना लिया। तो केमिकल चेंज होता है। नीचे लिखिए, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस chemical change occurs at cathode and anode, at cathode and anode mass of substance formed or liberated। अगर कोई चीज मेटल है तो बोलेंगे बना, अगर कोई गैस है तो बोलेंगे लिबरेटेड। फैराडेज लॉ अप्लीकेबल। फैराडे लॉ क्या बोलता है? जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मास, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मास का डिपोजिशन होगा। फैराडेज लॉ अप्लीकेबल। नीचे लिखो, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, अब करंट ना लिखना, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा। शॉर्ट लाइफ होती है, शॉर्ट लाइफ होती है।
क्लियर है मामला? क्यों? फटाफट मामला चेंज हो जाना है। ठीक बात। टेम्परेचर का फैक्टर अभी छोड़ रहे हैं। क्यों? जिस चीज का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना है कि वीक से, उसके बारे में बातचीत करें। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसके एक्वस सोल्यूशन में फ्री आयंस पाए जाए, जिसके एक्वस सोल्यूशन में फ्री आयंस पाए जाए। तो अभी एक एक करके क्लियर होगा। पहला लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, मतलब जितना लिए हो वो सब किस में चला जाएगा? आयन में। जो पूरी तरीके से टूट जाए। एग्जाम्पल की बात करें, कोई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और दुनिया के किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रही है? यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयन देता है या जो आयनाइज होगा। जो आयनाइज होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो 100% आयनाइज होता है उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अभी एक चार्ट बनवा देंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं। लेकिन याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन को अगर लोगे तो वो 100% आयनाइज। जैसे HCl लिया, HNO3 लिया, H2SO4 लिया, तो वो 100% टूटा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा 2-4 मॉलिक्यूल जो है वो रहे। ठीक बात। नंबर 2 पर आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेस देन 1 हो, 1 से कम हो। नीचे लिखो 100% आयनाइज नहीं होते। 100% आयनाइज नहीं होते। जो 100% नहीं टूटते उन्हें क्या कहा जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है मामला? वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या लेंगे? याद रखना है, वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन एसिटिक एसिड सबको याद होगा। वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन, और जब कुछ ना मिले तो वाटर ऑल्सो कंसीडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है मामला? सारे टर्म लिखा दे रहे हैं तुमको, क्योंकि बिना इसके चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं होगी, तुम जान ही नहीं पाओगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो 100% आयनाइज नहीं होते हैं। 100 मॉलिक्यूल लिए, 100 में 10 टूटे, 20 टूटे, 80 वैसे ही पड़े हुए। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट देखते जाना।
मेन तो स्ट्रांग और वीक है। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयनाइज होता है। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो सॉलिड फॉर्म में भी आयन में पाया जाए, यानी जैसे जितने भी सॉल्ट है, NaCl है, जो लिखिए दो सब्सटेंस इन विच दो सब्सटेंस इन विच contains ions also in solid state, also in solid state। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सॉलिड स्टेट में भी आयंस रखते हैं या आयंस कंटेन करते हैं। तो ऐसे लोग कौन है? सॉल्ट है। क्यों भाई? एग्जाम्पल के रूप में सारे सॉल्ट लाइक NaCl, CaCl2 एक्सेट्रा। ठीक बात। चौथे नंबर पर आता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। क्या टर्म आता है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ये तीनों समझ में आए तुमको? अभी मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है। तो उसी आधार पे तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग कर पाओगे। हटाया जाए। चलिए सर, चौथा नंबर लिखिए पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। पहले गौर से सुनिएगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो नाम तो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी आयंस तो देगा ही देगा, लेकिन मान मनौवल के बाद देगा, सीधे सीधे नहीं देगा। यानी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। किसी चीज में डालो, यानी किसी सॉल्वेंट में डालो, तब जाकर वो आयंस में ब्रेक। देखिए, दोज इलेक्ट्रोलाइट which contains ions in aqueous solution, those electrolytes which contains ions in aqueous solution but not in solid state, but not in solid state। देखिए सर, ions contain in aqueous solution, not in solid state। यानी उनको किसी की जरूरत है, किसी की प्रेजेंस होगी तब वो टूटेंगे। दुनिया के सारे एसिड और सारे बेस वीक नहीं, सारे एसिड और सारे बेस सब पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। टूटने के लिए किसकी जरूरत है? पानी की। लाइक HCl लिया, HCl लिए रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई H+ नहीं है, कोई Cl- नहीं है। जैसे ही इसके अंदर एक बूंद भी पानी की डाल दी, ये तुरंत टूट जाएगा H+ में और Cl- में। तुम्हें लग रहा होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में है, लेकिन बोल रहे हैं सॉलिड स्टेट में नहीं है। उसका रीजन सर इतना है बस केवल कि अगर मान लीजिए मैंने NaOH लिया और NaOH का पाउडर लिया और उस पाउडर को नमी नहीं है बिल्कुल, ऐसे हाथ में उठाया, कुछ होने वाला नहीं है, आराम से मुट्ठी भर भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही हाथ उठा के हमने बाल्टी में पानी उसके अंदर डाला तो हाथ और NaOH दोनों बाल्टी में रह जाए। समझे बात को? क्योंकि अब NaOH अपने बेसिक कैरेक्टर को दिखाना शुरू कर। तो इसका मतलब दुनिया का कोई भी एसिड या कोई भी बेस बिना पानी के काम नहीं करता। बना लीजिए। ठीक बात है ना?
एक तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको किसको कहते हैं, क्या वो करते हैं, वो हो गया। फिर हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो सॉलिड फॉर्म में भी आयंस में है और एक्वस में तो आयन में है ही, उन्हें क्या बोला जाएगा, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। दुनिया के सारे आयन, अगर हमारे पास कोई सरफेस है, उस सरफेस पर वो ऐसे दौड़ते हैं, यानी कि इनका कंडक्टेंस क्या बोले, चलने को बोला जाता है मोबिलिटी। तो जो आयनिक मोबिलिटी है, ये हम लोगों ने बात की है पीरियोडिक में, आपको कितनी याद है, सारे आयन ऐसे दौड़ते हैं। लेकिन अगर बात की जाए और यहां पे कहीं से आ जाए H+, कौन आ जाए, H+, तो H+ कंगारू स्टाइल में दौड़, तो फलांग में पार कर जाए। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होता है, मोबिलिटी किसकी होती, H+। क्लियर है मामला, याद रखिएगा, मैक्सिमम मोबिलिटी, इनसे तेज कोई नहीं है, यूसेन बोल्ट है ये। क्लियर है मामला। तो कल को अगर कभी कंडक्टेंस कंपेयर करने को आए, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक बात है। मुंह बना रहे हो, इधर देखो। अगर मैंने कहा कंडक्टेंस है, NaCl एक्वस है और HCl एक्वस है, किसका ज्यादा होगा, कोई कंपैरिजन ही नहीं, HCl। अबे दोनों स्ट्रांग है, लेकिन अगर पेपर में सवाल आया तो, क्लियर है मामला, Na+ और Cl- ऐसे भागेंगे जमीन जमीन, H+ उनकी खोपड़ी के ऊपर से निकल। तो आयनिक मोबिलिटी जो है वो H+ की सबसे ज्यादा होती है। आइए सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किसको किसको लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट तो तुम पहचान ही लेते, हटाया जाए इसको, हेडिंग डालिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे। अच्छा, जो भी लिख रहा है वो बिना पानी के बेकार है, तो इन एक्वस सोल्यूशन लिख, देखते जाओ। सबसे पहले तो भाई साहब HNO3 जो तुमको मालूम है, H2SO4, H2SO5 भी चलेगा, HClO4 चलेगा। अगर मैंने HClO3, HClO2 और HClO नहीं लिखा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है मामला, वीक एसिड की कैटेगरी। HCl, HBr और HF को काहे छोड़ दिए हो, HF को काहे छोड़ दिए हो। अच्छा एक बात बताएं तुमको, मजेदार बात, ये तो पता है ना कि ये इनऑर्गेनिक एसिड्स है। HCl का pH मालूम है कितना है, बोलो, -7 है, -7 कैटिम दिया हुआ है। तो HCl का pH -7, pH जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो ये माइनस में रहता है। 2 से 14 होता है नॉर्मल, ये माइनस में चल रहा है, यानी कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सुनते जाइएगा, आते हैं CF3COOH, ऑर्गेनिक एसिड है, कहते हैं वीक एसिड होता है। इनका पीएच लिखा है 0, कितना है गुरु, यानी ये स्केल के बाहर का मामला है गुरु। इनका पीएच है 0.7,
कहा जाता है जिन एसिड्स का पीएच 1 से कम होता है, कम होता है 1 से कम होता है, उनको माना गया स्ट्रॉन्ग एसिड। जिनका पीएच 1 से लेकर 5 के अंदर होता है उनको बोला गया मॉडरेट एसिड। जिनका पीएच 5 से लेकर 15 तक होता है उनको बोला गया वीक एसिड। और जिनका पीएच 15 के ऊपर होता है, हाँ होता है, तुम स्केल पढ़े हो, जिनका 15 से ऊपर होता है उनको बोला गया वेरी वीक एसिड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब तुम कहोगे तुम पता नहीं कैसे 15 बताए दे रहे हो, आज ही जाना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एमसीईआरटी का पन्ना खोलना जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड लिखे, वही देखना पैराग्राफ में पूरी क्लियर है मामला। तो ये सब याद रखना, ये सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम लोगों ने पिक्रिक एसिड पढ़ा, पिक्रिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से बढ़िया एसिड था, याद है तुम्हें? क्या हमें उसको भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में लेना पड़ेगा? बना लीजिए, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड। याद रखना CF3COOH लिखा है, CH3COOH नहीं लिखा है ना, फॉर्मिक एसिड भी नहीं लिखा है। अच्छा HNO2 क्या होगा? जो नहीं लिखा हम भूलते नहीं, जो नहीं लिखा है वो नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ कि नहीं सर आप भूल गए होंगे, नहीं भूले हैं, जो नहीं लिखा है वो वीक एसिड है, बहुत सिंपल सी बात। HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में चला गया, HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बिजी है, यहां ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, उसमें गद्दार है लिथियम, पढ़ा है हम लोगों ने, वो सेकेंड ग्रुप वालों के साथ डायगोनल रिलेशनशिप निभाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी NaOH, KOH, CSOH, RbOH अपना लेते रहोगे। अगर बात की जाए सेकेंड ए ग्रुप की तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम सब के सब वीक बेस है। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या कंसीडर करेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। इधर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, बोलिए चूने का पानी अगर उसके अंदर हाथ डाला तो हल्का बहुत सेंसेशन होगा बहुत देर में भी, लेकिन कोई हाथ कट के गलने वाला नहीं है सर। चूना पान में बढ़िया से आराम से खाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ जाओ कैसा बेस है वो। पान में लगा खाते हो कि नहीं? तो एक्वस में जाते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो हो जाता होगा। तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है सर। तो ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? बोलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इनके बाद दुनिया में जितने भी क्या है सॉल्ट दिए, वो सारे सॉल्ट चाहे जिससे बने हो वो सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आपके सामने लिखा है CH3COONA, मैंने जानबूझ के लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग है, वो बात की बात। ये सॉल्ट है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट जाएगा। NH4Cl टूट जाएगा, NaCl, Na2SO4 एक्सेट्रा, सॉल्ट सारे टूट जाए, पानी में डालते ही टूट जाए। अभी जुगाड़ बना रहे, व्यवस्था बना रहे, बिना इसके
क्यों नहीं हो पाएगा, चैप्टर में कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसकी बातचीत अभी सब करेंगे। चले भैया, अगला हेडिंग डालिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर के अंदर देख रहे हैं तो वाटर तो है ही। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड देखिए, जितने भी वीक एसिड होंगे वो सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। कौन कौन है? HCN, CH3COOH, पहले वो लिख रहे हैं जो खूब आएंगे। H2S, बोलिए सर। HClO, HClO2, HClO3, H3PO4, इधर देखो मेरे लाल, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, 3H+ दे सकता है, मर के देता, तो हमारे किसी काम का। H2SO3, H2SO4, H2SO5, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। H2SO3 वीक इलेक्ट्रोलाइट। N3H हाइड्राजोइक एसिड, अच्छा ये लिख लिया है तो इसके बाकी भाई बंधु भी लिख लो। H3PO3, H3PO2, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड, H2CO3, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। एक और ये लिख लो, HNO3 वहां लिखवाया था, अभी बोल दिया है लेकिन लिखा दे रहे, लिखा पढ़ी में HNO2। और भैया एक आदमी तो सरदार है बिल्कुल वीक एसिड का, H3PO3, बोरिक एसिड है, ऑक्टेट नहीं पूरा है। ये सारी कैटेगरी किसकी है? वीक एसिड। तो बिल्कुल कैटेगरी याद होनी चाहिए, है ना, तभी अपन देख पाएंगे। वीक बेस, वीक बेस, अब ये बताओ, वीक बेस देखना है तो पहले उस गद्दार को लेके आओ। कौन था? LiOH, वीक बेस है। उसके बाद के बाकी सेकेंड ए ग्रुप वाले समझ ही रहे हो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आ जाए। इसके बाद लिखिएगा ऑल, हाँ एक और रुक जाओ, एक ये जरूर लिखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखाओ या एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया लिखाओ। इसका मतलब एक ही है सब, है ना। ऑल डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड, या मेटल मत लिखो, डी ब्लॉक हाइड्रोक्साइड। मेटल तो अपने आप ही है। डी ब्लॉक हाइड्रोक्साइड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, समझ ही जाओगे। ये सबके सब वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट।
इतना मामला आपको हर हालत में आना चाहिए। अब एक बात बताओ, आयनिक इक्विलिब्रियम कौन बनाएगा? वीक वाले कि स्ट्रांग वाले? अबे इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों लोग रहे, तो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट ही आयनिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो कॉपी में, वीक इलेक्ट्रोलाइट shows ionic equilibrium, shows ionic equilibrium। देखिएगा सर, कहा गया अगर हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, WE से जान जाओगे, इसको उठाकर मैंने पानी में डाला तो ये पानी में जाके नहा लेगा, यानी गीला हो जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि ये वीक है तो ये आयंस में तो टूटेगा, लेकिन पूरी तरीके से टूटने वाला नहीं है, तो इतने पोर्शन को बोला गया आयनाइज्ड। और ये पोर्शन जो बच गया इसे अनआयनाइज्ड। तो अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड के बीच में बनने वाले इक्विलिब्रियम को क्या नाम दिया गया? आयनिक इक्विलिब्रियम। बस इतना बना लीजिए। तो इसका मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम शो करने के लिए हमारे पास कैसे इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें ज्यादा थ्योरी लिखाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब पता होना चाहिए, नाम ही आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा चुके हैं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको मालूम है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहां क्या नाम देंगे? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, when electrolyte dissolve in a water, when electrolyte dissolve in a water and dissociate into cation and anion, and dissociate into cation and anion, in case of acid and base, cation और anion में टूट गया, in case of acid and base, called dissociation or ionization, called dissociation और ionization। क्या बोलोगे? डिसोसिएशन बोलोगे या आयनाइजेशन बोलोगे? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इन केस ऑफ सॉल्ट कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, इन केस ऑफ सॉल्ट कॉल्ड हाइड्रोलिसिस और डिकम्पोजिशन। टिक मारना हाइड्रोलिसिस पर, टिक मारना हाइड्रोलिसिस पर। अगला पॉइंट लिखो, आर्हेनियस थ्योरी चल रही है। ऑन पासिंग द करंट, ऑन पासिंग द करंट in aqueous solution of electrolyte, on passing the current in aqueous solution of electrolyte,
cation moves towards cathode, anion moves towards एनोड. कैटायन कहां भागेंगे? कैथोड. एनायन कहां भागेंगे? एनोड. क्यों भैया? क्योंकि कैथोड जो है वो निगेटिव टर्मिनल है और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल. सीधे सीधे याद रखना, कैटायन मतलब कैथोड, एनायन मतलब. यहां तक समझ में आता है? अब जब हमारे पास एक्वस सोल्यूशन होगा तो उसमें वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा क्योंकि टोटल चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी आपस में बराबर रहता है. तीसरा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ऑलवेज रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन always remains electrically neutral because of total positive charge equals to total negative charge. Total positive charge equals to total negative charge. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बेटा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. लेकिन सुनो तो मेरे लाल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कैटायन और एनायन बराबर होंगे. बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी. तो नीचे लिखो, टोटल नंबर ऑफ कैटायन, टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड टोटल नंबर ऑफ एनायंस, टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड टोटल नंबर ऑफ एनायंस may be same or not, may be same or not. ठीक बात, ये मैंने पहले ही बता दिया है, सिर्फ लिखा दे रहा हूं. लिखो, when a weak electrolyte dissolve in a water, when a weak electrolyte dissolve in a water, an ionic equilibrium is stabilized between. When a weak electrolyte dissolve in a water, ionic equilibrium is stabilized between unionized and ionized ion. Unionized and ionized ion. ठीक बात. अब आते हैं अगले पॉइंट पर. आयनाइजेशन ऑफ क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे. आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट in aqueous solution obeys Ostwald dilution law. किसका पालन करता है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का पालन करता है. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? वीक होना. क्लियर है बात? इसी पर एक सवाल बन जाता है. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ not applicable in. पहला है NaCl, दूसरा है H3PO4, तीसरा है NH4OH और चौथा है CH3COOH. क्या साफ समझ में आ रहा है? दूसरा, तीसरा और चौथा वीक इलेक्ट्रोलाइट है. क्या ये एक सॉल्ट दिया हुआ है? ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. इस पर डाइल्यूशन लॉ काम नहीं करता. क्लियर है मामला?
अब आपको याद होना चाहिए, वो याद है तो काम फटाफट हो जाए। अभी हम लोग वही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट लेके पानी में डाला है और देख रहे हैं वो क्या क्या बातें बता सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आता है। चले सर, अगला क्वेश्चन मतलब अगला थ्योरी वाला पॉइंट है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी उसके आयंस इंडिकेट करते हैं। तो लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन indicates by its ions। ये क्या लिखा है, ये क्या कहानी बता रहा है? ये कह रहा है मान लो हमने CuCr2O7 लिया, तो भाई साहब इसके जो आयन होंगे वो है Cu+2 और Cr2O7-। आपको अगर याद है तो ब्लू विट्रॉल ब्लू होता है, इसका कलर है ब्लू। डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज होता है, इसका कलर है ऑरेंज। और ब्लू और ऑरेंज जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर बनाते हैं क्या? ग्रीन कलर। क्लियर है मामला? तो कहा जाता है कि कॉपर डाइक्रोमेट के एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? क्या इस ग्रीन कलर के आने का कारण इन आयंस का कलर है या नहीं है? मान लीजिए एनसीईआरटी में लिखी हुई इक्वेशन है, ध्यान रखिए। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि हमको कैसे पता चलेगा ग्रीन आएगा? तो याद करना है, तो नहीं पता चलेगा। अब इसके बाद आते हैं सीधे मुद्दे पर। हमारे सामने कई सारे इलेक्ट्रोलाइट दिए होंगे, स्ट्रॉन्ग भी और वीक भी, और हमसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस या सीक्वेंस ऑफ कंडक्टेंस। तो देखिएगा सर, हेडिंग डालिएगा हाउ टू डिसाइड सीक्वेंस ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सीक्वेंस हम कैसे डिसाइड करें या ऑर्डर कैसे डिसाइड? चाहो तो ऑर्डर भी ले। पहला पॉइंट, अच्छा जो जहां लिख रहा है वो वही है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ मत देखो इसका कंडक्टेंस ज्यादा, स्ट्रॉन्ग का वीक से ज्यादा हो। बना लीजिए, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक से ज्यादा हो। दूसरा पॉइंट कह रहा है जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन जितना कम कंडक्टेंस उतना ज्यादा। बेटा दौड़ भी तो पाए आयन, तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो फिर कंडक्टेंस ज्यादा। मुझे पता है तुम मरे जा रहे हो नंबर ऑफ आयंस पर। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या देखा जाएगा? कंडक्टेंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अगर 4 नंबर पाने हैं तो हमारे ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, और मैंने तुम्हें शुरुआत से बताया है कि जो मैं लिख रहा हूं वही ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, दूसरे में क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन किसका कम है, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ। चौथे नंबर पर आयन भी सेम हो गए, तो जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन, मतलब जो ज्यादा मोटा ताजा होगा या जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो धीरे धीरे दौड़ेगा, यानी कंडक्टेंस। इसमें भी मुझे लिखते समय एक बात याद रखना, H प्लस क्या है, 0 है, इसका सबसे ज्यादा। क्लियर है मामला? H प्लस का सबसे ज्यादा। अब आपके सामने हम कुछ चीजें लिखेंगे, आप हमको फटाफट आंसर बता देंगे, काम खत्म। इसी में पूरे सवाल इसी में कर। 4 बातें समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वीक से ज्यादा, जिसका कंसंट्रेशन कम उसका कंडक्टेंस ज्यादा, उसके बाद नंबर ऑफ आयन जिसके पास ज्यादा, ये कब देखेंगे, जब कंसंट्रेशन सेम होगा तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा, अगर नंबर ऑफ आयन भी सेम होगा तो देखेंगे जिस आयन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका कंडक्टेंस कम होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। H प्लस का 0 है कि 1 है? 1 है। तो बोलो ना यार, H प्लस का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? एटॉमिक वेट तो 1 ही रहेगा ना, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन 0 हुआ है, प्रोटॉन थोड़ी 0। चलो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। ऑर्डर ऑफ कंडक्ट, पहला सवाल है ABCD करके लिख दे, नीचे आप उसका आंसर। NH4OH, MgCl2 और NaCl, H3PO। अच्छा एक बात याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस जब हम निकाल रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सबके सोल्यूशन हमने कैसे लिए, कोई पागलपन नहीं दिखाए। ठीक बात है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है हमारे पास, जीरो 0.1 मोलर HCl, 0.01 मोलर H3PO4, तीसरा है 0.01 मोलर HCN, और 0.01 मोलर H2SO। क्वेश्चन नंबर 3, भाई जो बता रहे हैं इन्हीं में से आ जाएगा, है ना, मतलब टाइप यही रहेगा, सारा वेरिएशन है ये। तीसरा है 0.1 मोलर NaCl, NaCl सॉल्यूशन सभी का वही है। 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, 0.1 मोलर HCl, और 0.1 मोलर H3
TOO, तीनों में आंसर आपको बताना और ये भी बताना है कि आप किस वजह से ये बात बोल रहे हैं। आराम से देख लीजिए तो बताइए। क्या ये बताओ, पहले वाले सवाल में केवल कुछ लिखा तो है नहीं बगल में, तो क्या हम सिर्फ ये देखें NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बाबूजी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भाई साहब भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और H3PO4 क्या वीक एसिड है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये मामला क्लियर है? तो एक बात तो तय है कि ए और सी, इन दोनों, वो बी और सी ए और डी से जीत चुके हैं। अब बी और सी में अगर हम बात करें तो क्या ये बताओ सारा खेल आयन का आ गया? किसमें आयन ज्यादा है? बी में। तो बी आगे और सी, क्या मेरी बात समझ में आती? तो इसका मतलब आयन ज्यादा थे।
बाकी ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह। एक सवाल कर लो अच्छे से, इधर आते हैं, बचा कौन? वीक वाला। वीक वाले में दोनों वीक है। आयन कितने देगा? 4। ये कितने देगा? 2। कौन ज्यादा होगा? डी। ए से ज्यादा। डी में भी आपने कौन सा फैक्टर लिया? आयन ज्यादा। और ये वीक इलेक्ट्रॉन। कितने लोगों ने ये ऑर्डर बनाया है सर? ठीक, सिंपल है, मतलब इसमें हमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी तो हम स्किप कर गए, आयन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। रुक जाओ, अब तुम उतार लेना बाद में। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अब समझ में आ रहा है कि अगर वो पन्ना याद नहीं है तो कुछ करने वाले कर नहीं पाओगे इस चैप्टर। मेन लड़ाई यही है। HCN बोले वीक है सर, ये स्ट्रॉन्ग। अब सुनो, अब ये काम आएगा सीक्वेंस। आयन लें कि कंसंट्रेशन लें? बात समझ में आ रही है कि क्या लेना है पहले? कंसंट्रेशन। तो क्या ये दोनों स्ट्रॉन्ग है? जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो आगे आएगा, तो पहले कौन आएगा? डी। उसके बाद अब लड़ाई बी और सी के बीच में। क्या दोनों के कंसंट्रेशन सेम है? तो क्या आयन ज्यादा है किसमें? और पीछे सी। बी आगे आया आयन ज्यादा होने की वजह से, डी आगे आया कंसंट्रेशन कम होने की वजह। और ये दो पार्ट में बटा है, स्ट्रॉन्ग और खत्म। ठीक बात है। तीसरे वाले सवाल में हमको बताओ मैक्सिमम कंडक्टेंस, यानी कि इसे ऑब्जेक्टिव बना दिया। मैक्सिमम कंडक्टेंस का। अब ये बताओ अच्छा कि डी तो बाहर हो गया गेम से, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इन सबके कंसंट्रेशन है सेम, आयन भी है सेम, तो तेज कौन भागेगा? क्योंकि H प्लस की मोबिलिटी सबसे ठीक। इतना मामला आपको आना चाहिए। अगला हेडिंग डालिएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये आर्टिकल समझ में आया कि अगर कंडक्टेंस वाला मामला आएगा तो अपन कर ले जाएंगे। अच्छा, इसको तुम चाहे आयनिक का पार्ट मान लो, चाहे तुम इसे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट मान लो, आना है ही। अभी इसमें एक आर्टिकल पूरा पढ़ाएंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत होना कि ब्रॉन्स्टेड लुईस थ्योरी और ये सब, जब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पूरा पढ़ाएंगे तो एक ही जगह पूरी बात है ना। अभी इतना पता है एसिड H प्लस देता है तो जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस है, और बेस H प्लस को एक्सेप्ट करता है या OH माइनस देता है तो जो बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड। मालूम है इतने से? आइए सर, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। पहली बात जो आपको मालूम है, applicable only for weak electrolyte। हम तुम्हें पहले ही बता दे रहे हैं, सुनना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसको तुम इतना पानी दो चाहे इतना पानी दो, वो गया हो जाके टूट गया। अब तुम उसके अंदर, अच्छा जो पहले ही टूट गया 100%, अब तुम कितना पानी भर दो, उसका आयनाइजेशन बढ़ने वाला। अरे बढ़ने वाला क्या, जब खत्म हो गया आयनाइजेशन तो कहां बढ़े घटेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा पानी डालोगे वो उसके आयनाइजेशन को बढ़ाएगा, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटता है अगर ज्यादा पानी डालो। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। अभी हम इसे चेक करेंगे क्या ऐसा होता है या नहीं होता।
तो हमने लिया, लेट वी कंसीडर weak electrolyte AB, weak electrolyte AB having initial concentration C mole per liter and degree of ionization alpha. एक हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब वो वीक बेस है कि वीक एसिड है, हम इस पे नहीं जा रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। और हमने उसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी लिया है और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिया है, अल्फा लिया। ठीक है, अब सर ये ए बी है और ये अपना टूटा है ए प्लस में और बी माइनस। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिया है सी, ये 0 है और ये जब इक्विलिब्रियम आया, अब सुनते जाना, अभी तक बनाते थे एल एक्स के टर्म में, अब बनाएंगे अल्फा के टर्म में। बताओ जरा, अगर 1 से अल्फा टूटा तो सी से कितना टूटा? क्या मामला समझ में आ रहा है सर? विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, तो कहा जाता है अगर 1 से कितना टूटा अल्फा, तो सी से कितना टूटा, सी अल्फा। तो ये बताओ सी से कितना टूटा, सी अल्फा। अब सुनते जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, अब ये टूटा, ये तो हमने बना लिया। अब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का खेल शुरू। 1 मोल टूटता है तो 1 मोल बन, तो सी अल्फा टूटा है तो सी अल्फा बनाइए। अब दुनिया में हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। यहां आयन में टूट रहा है इसलिए उसको आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां हम एक टर्म ले रहे हैं के, और मैं यहां लिख दे रहा हूं के को मैं बोल रहा हूं आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक बात है, यानी ये किस रेट से टूट रहे हैं उसके कांस्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर। आइए, क्या के का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका वही पुराना है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का मल्टीपल। तो इस बार आयन है तो आयन के कंसंट्रेशन का मल्टीपल, और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता तो पावर 2 लिखते, कोई चीज सॉलिड होती तो नहीं लेते। तो बोलो यार, जो नियम वहां थे वही नियम। आइए, अब तुम देखो, ऐसे देख रहे हो, झांक रहे हो, यही वैल्यू जब तुम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हो तो वहां केएसपी पढ़ते थे। केएसपी पढ़ते थे तो तुम इस सॉलिड के एक्टिव मास को उधर ही ले जाते थे, 1 मान लेते थे, तो केएसपी का टर्म आने लगा। क्लियर है मामला? जो दिख रहा है वो लेना है, उठा के वैल्यूज रखो। के प्लस की जगह सी अल्फा, बी माइनस की जगह सी अल्फा, ए बी की जगह सी माइनस सी अल्फा। यहां से आया के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। समझदार हो, सीसी कर दिया आएगा। ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे सवालों में यही लगाना पड़ेगा। हम कहते हैं अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो इसका मतलब हम 1 माइनस अल्फा लगभग 1 मान लेते, लेकिन ये हम तभी मानेंगे जब अल्फा का परसेंटेज 5 से
कम है। क्या अगर अल्फा का प्रतिशत 5 से कम है तो 1 माइनस अल्फा को 1 मानना। अगर तुमने सॉल्व किया और अल्फा की वैल्यू आ गई 0.1 तो फिर तुम्हें 1 माइनस अल्फा लेना पड़ेगा। क्लियर है मामला? तो अगर मान लिया कम ही है तो k बराबर सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा बराबर अंडर रूट k अपॉन, रुके तो रहो, अगर ये एसिड होता, अगर ये एसिड होता तो ये Ka होता, K बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर ये बेस होता, वीक बेस, तो Kb बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर ये एसिड होता तो अल्फा बराबर अंडर रूट Ka अपॉन सी। अगर ये वीक बेस होता तो अल्फा बराबर अंडर रूट Kb अपॉन सी। अगर ये एसिड होता तो H आयन देता, क्या देता? तो H आयन कंसंट्रेशन सी अल्फा के बराबर होता। अगर ये बेस होता तो OH आयन देता, OH आयन का कंसंट्रेशन सी अल्फा होता। यही पहला पोर्शन। तो यार आप हूं तो कर रहे हो, देखे भी रहे ना। हमारा क्या, हम सब कुछ बता सकते, 5 मिनट में बता सकते हैं सर। जब कल SIR और SIP 7 मिनट में बता दिया, कहां चक्कर में हो? तुम टेंशन ना लो, अभी हम जैसे तुम्हारा वो वाला शुरू किए ना, रिएक्शन बोले तो पढ़ के आए हो ना? अच्छा आज से बोला है, हाँ आज से देंगे, सुनो। और मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आंख बंद करके जितना बोले उतना पढ़ के आना है मात्र। जो कहे, अगर हम कहें एनसीईआरटी की पहला पन्ना रट लो तो तुम घर जाके साले उसको रट लो, बात खत्म। पढ़ाई है, इससे कोई मरता नहीं है। ज्यादा खाने से मर सकता है, ज्यादा पढ़ने से कोई नहीं मरा आज तक। और सिर्फ एक चीज जो है वो त्याग दो, क्या? सिलेक्शन कैसे होगा ये तुम्हें पता है, नहीं समझे? सिलेक्शन कैसे होगा ये तुम्हें पता है, ये त्याग दो। सच्चाई ये है कि वो ये भी हमें भी नहीं पता है कि वो कैसे। सिलेक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, हम उसे कंटिन्यूअस करते रहे। जहां कहीं हमें लगे कि नहीं अब हम थोड़ा तेज दौड़ सकते, वहां हम थोड़ा तेज दौड़ने लगे। और ये सब कुछ मई का वो पहला हफ्ता बताएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? और उस हफ्ते का लगभग 5वां 6ठा या 7वां दिन ही पेपर फंसता है। तो आप ये मान के चलो, दिन ये पता चलता है हमने पूरी तैयारी में से क्या किया, क्या क्या हम सोचे थे, सारे दिग्गज फेल नजर आते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं। IIT वाले में हमसे आते थे, कहें सर हम एक काम करें, हम ये वाला चैप्टर पढ़, अच्छा हम कभी मना करते नहीं। मेरी एक आदत क्या है, सुनो, पहले मैं बहुत समझाता था कि नहीं बेटा ये तो बड़ा गलत, बच्चे अच्छे बहुत समझाते हो, करूंगा वही जो मैंने। अब हमसे कोई कह रहा है कि सर हम ये बताइए आयनिक हमने पढ़ लिया है, तो अभी यानी वो मास्टर नहीं हम, बताओ ये वाला फार्मूला आता है कि नहीं? सर अब हम थर्मो पढ़ ले, हम कहा फिर अगली बार खुद ही आए, सर हमने थर्मो पूरी पढ़ ली है, अब हम सोल्यूशन पढ़ लें। हम ये कभी नहीं कहेंगे नहीं सोल्यूशन ना पढ़ो, पहले थोड़ा सा जो है एक केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो, वो आसान है ना। फिर अंत में जब तो सर वो हमको समझ में नहीं आ रहा, मन मार तमाचा बराबर, सब पढ़ लिए तो कहे नहीं आ रहा है, फिर क्यों नहीं यार? ऐसे लोग थे। और दो तरीके के थे, एक दूसरे वाले थे जो इस पे थे कि सर अभी हमारे 12 सवाल बन रहे हैं 25 में से, और थोड़ा और हो जाएगा। अब उनके 18 बन रहे हैं और वो खुश हैं, क्यों मालूम है? उन्होंने 18 सवाल का पढ़ा है, वो जो भी पेपर दे रहे हैं उसमें 16 सवाल सही हो रहे हैं, यानी 100 में 62 नंबर आ रहे हैं। 100 में 62 नंबर मतलब कि केमिस्ट्री में परसेंटाइल 98 90 का पढ़ लिया है, अब तो अंदर कर लिए हो सब। अब वो उगल भी नहीं पा रहे, नंबर आ रहे हैं 12। अब पूछ रहे सर, हम एक ने पूछा हमसे, तो कभी कभार गुस्सा भी जाते हैं रात में, सर हमें समझ में नहीं आ रहा बताइए अब हम क्या करें, वही जो पढ़ लिया था। 2-3 मैसेज आए, बोले सर हम क्या करें, हमने मर जाओ। फिर अचानक ध्यान आया, हमने फोन मिला, हमने वे इसलिए ले लेता है ना आदमी। फिर हमने कहा बेटा तुरंत हमने नहीं होता है, उसको डिलीट किया,
फिर उससे बात की, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम साला पहले कल तो आए। फिर ध्यान आया, हमने कहा ये गड़बड़ बात है, इसे भाई तुम्हारा क्या है, तुम तो छटक गए, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नुकसान थोड़ी है। नुकसान किसका है? नुकसान सामने वाले का, आदमी हमको बैठा लेगा और 2-3 महीने बाद आएंगे और तुम कहो, और तुम सुन लो, ये भी बता दे रहे हैं, बच्चा कोई ज्यादा वो नहीं करता है, बच्चा जो होता है उससे ज्यादा बेवफा नहीं है कोई। वो ऐसे कह देता है कि सर की बहुत याद आती है, चलो एक काम करो उनसे पढ़ लेते हैं उसी याद में। और वहां जाके क्या कह रहा है कि नहीं यार वो सर अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ाइए, वो तो आएंगे नहीं ना, आप पढ़ाइए, हम बताएंगे आपको वो क्या क्या पढ़ाते थे। तुम नया मास्टर तैयार करवा दो उतने दिन, क्योंकि ये कहना कि कोई कर नहीं पाएगा तो ये गलत है। इंडिया टीम में केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा ही रन नहीं बनाते हैं, जिसको मौका मिल जाता है वो करने लगता है फिर, तो वही सिचुएशन। ये समझ में आया? अब तुम हमको बताओ, इतना ज्ञान अपनी जगह है, सारा खेल है अल्फा। अल्फा बता रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट रहा है, अल्फा बराबर √K/C। तो अब तुम मुझे बताओ, हटाए, के क्या है? कांस्टेंट। अरे बोल यार, √K/C। ये बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता था कुछ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तुम कुछ आज तक उखाड़ पाए? केवल टेम्परेचर बदले तो वो बदला। वैसे ही ये कौन है, इनको ध्यान रखना, ये कौन है? आयनाइजेशन कांस्टेंट। तुरंत बगल में लिखो, क्योंकि वहां तो आदमी खूब याद रखता है। याद रखिए, केवल टेम्परेचर चेंज करने पर, बदलेगा। ये पॉइंट पहले लिखो भैया। पेपर में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट, समझिएगा, कैन चेंज ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन, Kc, Kp, K, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। क्यों? कंसंट्रेशन चेंज करने पर Kp Kc तो चेंज नहीं होता, Ka भी चेंज, वो भी तो आयनाइजेशन। अब सुनो, अब अगर ये आदमी कांस्टेंट है तो इसको भगाओ फिर, तो लिखेंगे अल्फा, देखते जाना गुरु, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। सुनते जाना, कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स तो जो डाले हो वो उतने ही रहेंगे, तो क्या वॉल्यूम के टर्म में अगर बात करें तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। बात समझना, क्या इसका मतलब? P यानी डाइल्यूशन करने पर, क्या करने पर? डाइल्यूशन करने पर, यानी V बढ़ाने पर, क्या अल्फा की वैल्यू भी इंक्रीज कर? सुनते तो जाओ मेरे बेटे, सवाल कहां फंसेगा। अब ये बताओ, V मैंने बढ़ाया 10 गुना, V मैंने बढ़ाया यानी कंसंट्रेशन मैंने घटाया 10 गुना। दोनों बातें एक ही है, कंसंट्रेशन घटना मतलब V का बढ़ना, तो V बढ़ाया 10 गुना, तो अल्फा कितने गुना बढ़ेगा? 3 पॉइंट समथिंग। √10 का वैल्यू क्या आएगा? 3 दशमलव कुछ। तो इसका मतलब जिस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज करता है उस रेट से अल्फा इंक्रीज नहीं करता। बोलो भैया, इस बात को याद रख, ये मौके पर काम आएगी। बढ़िया सवाल, तो उतार लो तो फिर लिखवाएं। समझ पा रहे हो कि नहीं मामला? समझ, यही है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। क्या? पानी मिलाने पर, डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
यानी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करती। सुनो तो मेरे लाल, आयनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ता है क्या? ताले क्या है वो? के। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? के। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? अल्फा। अल्फा बढ़ता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ता घटता। लिखिएगा, डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो अल्फा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज कौन सी? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्रीसेस। अच्छा, कल को कोई पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अबे जो पूरा ही टूट जाता है उसको तुम क्या बढ़ाओगे घटाओ? क्लियर है मामला? दूसरा पॉइंट लिखो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पूरी बात लिख लो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अंडर रूट है ना बेटे, अंडर रूट को स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम, रूट वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक बात। डाइल्यूट करने पर भैया अल्फा बढ़ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आइए सर, वीक बेस की बात, ओ सॉरी वीक एसिड की बात कर। इधर देखो, अच्छा फार्मूला पहले मालूम है, इधर देखो तो कोई हमसे पूछे एचाइन कितना आएगा, हम कहेंगे सी अल्फा। कोई पूछेगा हमसे कि वो अल्फा कितना आएगा, हम कहेंगे अंडर रूट के अपॉन सी। कोई कहेगा के बराबर बोले सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तुम 1 माइनस अल्फा को 1 मान लोगे क्योंकि कहोगे अल्फा का जो परसेंटेज है वो 5 से कम। तो क्या यही सब निकल के आने वाला है? देखिए जरा कैसे निकलता। HA नाम का हमने एसिड लिया, H प्लस और A माइनस। इनिशियली हमने जो कंसंट्रेशन लिया वो C मोल पर लीटर लिया, तो ये भाई साहब हो गए 0,0। जब आया इक्विलिब्रियम तो अब समझदार हो, C से कितना घटेगा? C अल्फा। ये कितना बनेगा? C अल्फा। ये कितना बनेगा? C अल्फा। अगर बात की जाए तो क्या रिएक्शन एसिड है, यानी कि एसिड का आयनाइजेशन हो रहा है, यानी के क्या होगा? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, वीक एसिड। अब गुरु के बराबर क्या लिखेंगे? H आयन कंसंट्रेशन, ये सब फर्जी काम कर रहे हैं। A माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कंसंट्रेशन, सारी वैल्यू उठा के रखो, C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। तो यहां से फाइनली आया K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वही गाना, अल्फा बहुत कम है एक के रिस्पेक्ट में, K बराबर C अल्फा स्क्वायर, अल्फा बराबर अंडर रूट A अपॉन C। सोचो कितनी देर निकालें, जो मालूम था। अब आगे जो निकालेंगे वो भी मालूम है। अगर वीक बेस होगा तो आएगा अल्फा बराबर अंडर रूट KB अपॉन, बोलो यार
इतना मामला समझ में आता है तुमको? अगर मैं तुमसे कहूं H आयन कंसंट्रेशन क्या हो, तो तुम कहोगे C अल्फा के बराबर। अगर मैं तुमसे कहूं अल्फा की वैल्यू लिख दो √K/C, क्या ये C अंदर जाके C स्क्वायर हो जाएगा और H आयन कंसंट्रेशन आएगा? बोलिए सर, √K इंटू, लोग कहते हैं फार्मूले याद रखो, मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से एक ये वाला और एक ये वाला याद, बस, और कुछ याद रखने, मतलब एक 1 2 3, बस ये 3 याद रख, निकलवाएंगे अभी बहुत कुछ। अब सर अगर हमने एच आयन निकाल लिया है तो एच आयन हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें पीएच ऑफ सोल्यूशन निकाल, पीएच ऑफ सोल्यूशन होता है -log ऑफ एच आयन। कोई कहेगा पेपर में आएगा तो रट लेंगे, बोले नहीं रटने की जरूरत है, यहीं से निकाल लेंगे, इतना तुमको आता है। -log ऑफ √K इंटू, क्या मैं बाहर लिखूं तो -1/2 log ऑफ K प्लस log ऑफ, ये ब्रैकेट में, यही तो है। अगर मैं 1/2 बाहर ले लूं, -log ऑफ K -log C, क्या इस क्लास में बैठे हर आदमी को पता है कि जैसे pH बराबर -log H आयन, वैसे ही pK बराबर -log K, तो क्या मैं इसकी जगह pK लिख दूं -log ऑफ C, ये आया pH ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमको बनाना है वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक बात, सुनते तो जाओ, इधर देखो बेटा, अगर कोई कहे, लिखा बहुत कुछ है, अगर किसी ने कहा कि यार वो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बताओ, तो तुमने कहा अच्छा वीक एसिड है, बोले अगर वीक एसिड है तो याद रखो कि H आयन बराबर C अल्फा होता है, अल्फा बराबर √K/C होता है। बोलिए सर, अगर हमें ये दो पता है और ज्यादातर, और याद रखो तो H आयन बराबर √K इंटू C, बोले हम इससे H आयन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? H आयन। अब H आयन आया मेरा 2 की पावर 10-3, तो क्या मैं -log ऑफ H आयन करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूंगा? मैं नौटंकी काहे करूंगा मैं? तो इसका मतलब ये फार्मूला सब फर्जी है। नहीं समझे? नहीं याद करना है, क्या करोगे याद कर? अच्छा बताओ, तुमने H आयन निकाला 10 की पावर -5, फिर तुम फार्मूला लगाने जाओगे वहां, ये लिखोगे -log ऑफ 10 की पावर -5 यानी 5 log 10 5, बोलो यार। तो दिखा प्रैक्टिकली क्या चीज है वो समझो। अब सुनो, जितने भी फार्मूले हैं ये, इन सभी फॉर्मूलों में कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी, क्या कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी, झटका लगेगा लेकिन है। देखिए, कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी, मुंह ना बनाओ, लिखो। कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी, इधर सुनो, अगर इधर देखो, अगर वीक एसिड है मोनोबेसिक, 1 H+ देता है, तो ये फार्मूले में 1 H+ आएगा, क्यों रे? अगर 2 देता है तो 2 आएगा, क्या करोगे फिर? फंस जाओगे। इसका मतलब सारे फार्मूलों में काम करे, इसलिए क्या याद रखना है? कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितने H+ दे सकता है, बेस का वैलेंसी फैक्टर कितने OH- दे। क्लियर है मामला? सुनते जाना, मजा आएगा तुमको। अगर कहा गया कि फलाना एसिड है H2A और इसके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब अल्फा दिया है, तुमने कहा यार देता 2 H+ है और अल्फा दिया है, तो दोनों की स्पीड सेम, इसका मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। लेकिन अगर उसने कहा कि फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट इज फलाना एंड सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट इज ढिमाका, इसका मतलब α1 और α2 दिया है। अब हमको ये इक्वेशन 2 बार बनानी पड़ेगी और केवल वही एक ऐसा केस है जिसमें कंसंट्रेशन मतलब वहां नॉर्मेलिटी की कोई जरूरत
नहीं है, क्योंकि हर स्टेप में कितने H+ निकाल रहे हो, बात समझे या नहीं? अभी के लिए याद रखो, जितने फार्मूले लगाओगे सब में कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो जरूर लिख लेना, N बराबर M इंटू, अरे सॉरी, आत्मा कहां हो, N इंटू वैलेंसी ये वहीं पन्ने में बड़ा बड़ा लिख लेना, कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी। कल हम लोग, अच्छा ये समझ में आ ही गया होगा तुमको। अच्छा बताओ वीक बेस में क्या होगा, वीक बेस बी ओवेच ले लें, क्या ले लें, बी ओवेच, तो क्या बी प्लस ओवेच माइनस, वहां भी सी अल्फा आएगा, वहां के बी बराबर आएगा क्या, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, के बी बराबर आएगा सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा बराबर अंडर रूट के बी अपॉन सी, ओएच आयन कंसंट्रेशन सी अल्फा, तो यहां से OH आयन बराबर अंडर रूट के बी इंटू सी, OH आयन पता है तो पी OH बराबर माइनस लॉग ऑफ OH आयन, यहां से पी OH निकालेंगे, और हमको पता होना चाहिए कि pH प्लस पी OH 14 के बराबर होता है, यानी pH ऑफ द सोल्यूशन 14 माइनस पी OH करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? एक स्टेप और बढ़ जाता है बस, वहां के लिए भी कोई पूछे फार्मूला, बोले नहीं आता, अगर हमें OH आयन निकाल लिया तो क्या हम डायरेक्ट पी OH निकाल लेंगे, और पी OH निकालेंगे तो 14 से घटा के pH बता, बोलिए सर समझ पाते हो कुछ, क्या ऐसे ही सब चल रहा है, आया है पकड़ में कुछ? हटाओ इसको, कल के लिए, कल दिया तो होगा तुमको, नहीं दिया है कोई नहीं, हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ के आ, ये हो गया है, अब साले तो आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं हुआ, आइसोसाइनाइड ये बता चुके हैं क्या? अच्छा हो गया, रुको अभी बता, अभी रुको अभी बताते हैं, जो हो गया उसको ऐसा दिखाएंगे कि नहीं हुआ, हाँ हाँ यही तो खेल है हमारे पास, जो हो गया है उसको ऐसा दिखाएंगे कि नहीं हुआ है। चलो बताओ एबीसी क्या है? अगर हो गया है इसीलिए तो हम इधर हैं, इसलिए तो मैं इधर हूं। अब सुनना, अगर जिनको याद है, मैं देखो तुम्हें कराई देता हूं ना, ऐसे एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमआई, RNH2 या PHNH, बेंजीन से डायरेक्ट NH2, RNH2 मतलब एलिफेटिक, बेंजीन से जुड़ा है तो एरोमेटिक, की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराई गई और हीट किया गया, तो जो NH2 ग्रुप होता है वो NC में तब्दील हो जाए, यानी आइसोसाइनाइड बने। इसका इस रिएक्शन से कोई संबंध, बेटा A जो बनेगा उसमें यहां हो जाएगा NC, और ये हमारे पास, ठीक बात, H2PDC इसका काम है रिडक्शन करना, और जब ये रिडक्शन करेगा तो इतना सबको याद रखना है कि कीटोन हमेशा किस में बदलेगा, एल्कोहल, इसमें एल्डिहाइड में क्यों बदलेगा, एल्कोहल में, लेकिन जब ये रिड्यूस हो रहा होगा तो ये जो है H2 कभी हाइड्रोजन दिया हो
साथ में पीडी, निकिल, बात समझ में आ रही है कि नहीं, या पीटी दिया हो तो समझ जाना कैटेलिटिक रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये किसी को छोड़ता नहीं है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसा भी हो उसको एच पकड़ा देगा। तो क्या ये एनसी वालों को भी एच पकड़ा देगा? और अगर इसको एच पकड़ाएगा तो ये क्या बन जाएगा? NH CH3। क्या बन जाएगा? NH CH3। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब सर, अब तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे कि ये सर CH3 कैसे हो गया? तो बेटा ये N ट्रिपल बॉन्ड C होता है, 3 मान के इसको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, लेकिन इसको तुम मानोगे क्योंकि डेटिव बॉन्ड है यहाँ पे एक बॉन्ड कैसा है? डेटिव। तो ये हटेगा जब ना, तो वहां से एक ही H की जरूरत पड़ती है। अब सर PCl5 का काम रट लो। OH खाता है क्या? OH खाता है, Cl लगाता है। दुनिया में कहीं कोई अल्कोहल दिख जाए उसका OH खा लेगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए उसका OH खा लेगा, यानी OH को खाएगा और उसकी जगह पर Cl को, यहां होगा Cl, यहां होगा NH। तो आज जाके देखकर आएंगे आइसोसाइनाइड, एक एग्जांपल हमने आपको कराया। क्लियर है मामला? रोज 5 मिनट 10 मिनट ऑर्गेनिक का एक सवाल जरूर करें। उसका रीजन है कि वो टच में रहे तुम्हारे, पता चलेगा ना तुमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। वरना फिजिकल जब तक पढ़ोगे तब तक वो टाइम फिक्स हो जाएगा मामला।